लगाती है तो जो 40% कॉनोपी जब 3 साल या 5 साल में अगर 40% ग्रीन कवर को आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ग्रीन क्रेडिट उपलब्ध होगी। और हमने यह भी कहा कि इसको भी शुरुआत हमको करनी चाहिए, इसलिए अब नरवीर सिंह जी बैठे हैं जो 750 एकड़ बिल्कुल सिटी के बीच में जो क्षेत्र बचा है गुड़गांव में, उसमें हम लोगों ने इसको शुरुआत करी। फिर 250 एकड़ बिल्कुल जो मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया बना उसके अंदर शुरुआत करी, और इस शुरुआत को हम पूरे अरावली के क्षेत्र में लेकर के जाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे इंटरवेंशन में एक होलिस्टिक अप्रोच, एक इंपैक्ट डालने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की जगह, एक रिजर्व करने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशन, अगर सारे विषयों को देखा जाए तो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को हमने आगे बढ़ाने के लिए और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड करने के लिए काम पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा किया है। कई बार कई तरह के भ्रम फैलते हैं, लेकिन ना तो दिल्ली में माइनिंग अलाउ है अरावली में, और ना ही दिल्ली में कभी होगी, हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से स्पष्ट है। और उसके साथ नूरू, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी अलाउ नहीं है, वहां भी यही स्थिति, एकदम उसको प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में हमने रख रखा है। ये मंत्रालय इस मामले में बड़ा स्पष्ट है। और उसके बाद अरावली के जो क्षेत्र में हमारे जो टाइगर रिजर्व एरिया है, विशेष रूप से हमारे 4 टाइगर रिजर्व एरिया है, उसके अलावा 18 प्रोटेक्टेड एरिया है। ये 18 प्रोटेक्टेड एरिया में 13 जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये हमारे राजस्थान में है, 3 हरियाणा में है, और उसमें भी कुछ तो जैसे नाहड़ की सेंचुरी हमारे ही समय में बनी। और उसके साथ जो हमारे 2 प्रोटेक्टेड एरिया गुजरात में है, वो पूरी तरीके से अरावली के ग्रीन वॉल के प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से दीवार बन के खड़े हैं। लेकिन फिर भी जहां जहां पर ग्रीन इंटरवेंशन की आवश्यकता हो वहां पर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के समय में जो दुनिया की बड़ी समस्या है लैंड डिग्रेडेशन की, और सबसे बड़ी बात है बायोडायवर्सिटी बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, डीप इकोलॉजिकल सेंस। उसके लिए हम पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर, क्योंकि भारत ने टाइगर कंजर्वेशन में दुनिया में एक लीडरशिप का रोल लिया है, सो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बढ़ाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना करी। और हमें इस बात पे गर्व है कि हम अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें 7 बिग कैट्स में से 5 भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में अगर एकमात्र एशियाटिक लायन कहीं पर है तो केवल भारत में है। जहां अफ्रीका और सब जगह लायंस की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, वहां भारत में 30% की वृद्धि हुई। और उसके साथ ही उनका जो दूसरा घर है गीर से हमने बलराम में स्थापित किया, पिछले वर्ष में गया था। आज दुनिया में टाइगर की कुछ स्पीशीज खत्म होने के कगार पे है, लेकिन भारत में उपलब्ध सारी स्पीशीज के लिए हम लगातार प्रोटेक्शन का कार्य कर रहे हैं। 70% टाइगर हमारे यहां पर है, और उसकी भी संख्या में वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, 2014 से और 2024 में जहां हमारे टाइगर रिजर्व 46, 47, 30, 44 होते थे,
वो बढ़कर के अब 58 हो गए। हम इतने सारे दबाव के बावजूद भी अपने टाइगर रिजर्व्स की संख्या को बढ़ाने में, प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाने में पिछले 10 वर्षों में कामयाब हुए। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश बने हैं जिन्होंने, अगर कोई एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, विलुप्त हुई है, चीता, और एक लंबे समय से बात चल रही थी कि इस इकोलॉजिकल बैलेंस में हमें मेंटेन उनको करना चाहिए, और हम पहली बार हमने इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन किया, कोनों में उनको लेकर के आए। शुरुआती चैलेंज निश्चित रूप से वातावरण बदलने के कारण, मौसम बदलने के कारण, उस परिस्थिति में उनके अडॉप्ट होने के कारण हमारे पास थे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अब जो फर्स्ट हम चीता लेके आए थे, उनका जो यहाँ पे बर्थ हुआ, उसमें जो सेकंड जनरेशन में हमारे उस चीता का नाम मुखी है। अब उसके भी आगे नई जनरेशन आई है, तो अब थर्ड जनरेशन मतलब इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हुई, और इसको भी हम लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको करने के लिए मैं ये मानता हूं हमारे वन विभाग के डीआर फोर्स, हमारे ग्राउंड स्टाफ पे काम करने वाले कर्मचारी, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और इसलिए भारत में आज स्नो लेपर्ड के मामले में भी हमने अपनी काउंटिंग करी। हम दुनिया में उनके कंजर्वेशन के लिए अच्छा हम लोगों ने काम किया है, और फिर भी कुछ जगहों पे हम अब जो नया प्रयास कर रहे हैं कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके लिए रेस्क्यू सेंटर, उसके लिए फ्रेंडली माहौल, उसके लिए इको रेस्टोरेशन का कार्य, उसके लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का कार्य, इस पर भी हम लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमने अपने मंत्रालय में इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रीम ऐसी है जो इसके लिए रिसर्च के लिए कार्य करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी रिपोजिटरी है। हमारे बीएसआई, जेडएसआई, डब्ल्यूआई जैसे इंस्टीट्यूट मंत्रालय में काम करते हैं। दूसरी तरफ हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो फॉरेस्ट्री के मामले में अपना एक रिसर्च का बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं। आईसीएफआर जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूट है। फिर इसके एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है। और फिर हमारे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें एनसीएसएम जैसे जो इंस्टीट्यूट है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए हम लोगों ने एक इंटर मिनिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आज देश में फ्लोरा और फोना का हमारे पास एक बहुत अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस का सिस्टम खड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि इस आने वाले समय में हम लोगों को इकोलॉजी का पूरा ध्यान रखते हुए विकास को करना होगा, और इसलिए हमारा ये जो बैलेंस बना रहे, इसको लेकर के हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो डीपीआर हम लोगों ने ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को लेकर के जो तैयार करी है, उसको लेकर के लगातार हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। और पिछले 2-3 वर्षों में लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन को हम वापस से रेस्टोर करने में कामयाब भी हुए, और हम ये चाहते हैं कि इसके संरक्षण का कार्य, इसके आगे संवर्धन का कार्य, इसको बढ़ाने का कार्य ये निरंतर जारी रहे। और अरावली नहीं, अरावली के साथ साथ हमारे पास हिमालय है, हिमालय के नीचे शिवालिक है, मध्य प्रदेश में हमारे पास सतपुड़ा है, सतपुड़ा के पास हमारे पास वेस्टर्न घाट है। प्रकृति का ये जो अनुपम उपहार भारत को मिला है, जब हम वंदे मातरम में कहते हैं शस्य श्यामलम भारत, तो ये बिना हमारी प्राकृतिक धरोहर के शस्य श्यामल मतलब हरा भरा भारत पूरा नहीं हो सकता है। उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हम इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। फाउंडेशन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, अन्य लोग भी कार्य करते हैं, उन सब लोगों को हम बधाई देते हैं।
मेरा तो आपके फाउंडेशन के साथ ये तीसरा कार्यक्रम है और इसलिए लगातार अन्य भी संगठनों के साथ हम लगातार काम करते हैं, नागरिक समाज के साथ, शैक्षिक संस्थाओं को जोड़ते हुए, उसके साथ सामान्य मनुष्य के मन में जो प्रकृति के प्रति संवेदना का भाव है उसको जगाते हुए भारत की जैव विविधता और भारत के प्राकृतिक संरक्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश रहता है, एक पेड़ मां के नाम, मतलब धरती में अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए अपनी मां के प्रति और धरती माता के प्रति हमारा यही कर्तव्य होगा कि एक पेड़ मां के नाम लगाए और मिशन लाइफ में अपने व्यक्तिगत व्यवहार और जीवन में 7 आयाम जिसको हम मिशन लाइफ में लेकर के चलते हैं, सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक वेस्ट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफ स्टाइल, इस मिशन लाइफ के आयाम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन भी आने वाले वर्कशॉप में इस विषय को आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for those very inspiring words. I now request Mr. and globally strengthening the environment policy, biodiversity, conservation and international climate committee. We welcome you, sir, to deliver the inaugural address. आज के साधना फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मित्र और हरियाणा सरकार के हमारे सम्माननीय वन मंत्री राव नरवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे एम्बेसडर, मंत्रालय के सचिव, डीजी फॉरेस्ट, अन्य अधिकारीगण और फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट नागरिक। मैं कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो अपने मन से और दिल से बोल रहा हूं। अरावली में रहते हैं, अरावली में पैदा हुए और जब बीबी कुमार जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिन 4 गांव का नौरंगपुर, सकतपुर, गैरतपुर, सिकोपुर, ये सब गांव में जब मैं और नरवीर सिंह जी बचपन से बड़े हुए और मेरी ख्याल से अनगिनत बार गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ध्यान है कि जब मैं मंत्री बना था और मानेसर में हमारी एक जनसभा हुई, तब नरवीर सिंह जी उस समय नहीं लड़े थे। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये लगातार गुड़गांव का जो शहर बस रहा है, हमको इसको बचाने के लिए कोई ऐसा उपाय होना चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन का, जो इसको पूरे को बचा सके। हम बहुत व्यवहारिक चीजों को यहाँ बोल सकते हैं जो पिछले सरकारों के समय में हुआ, लेकिन ये वो मंच नहीं है। तो उस समय एक ऐसा अवसर आया कि नौरंगपुर, सकतपुर, शिकोपुर, मानेसर से नूह तक बोर्ड से होते हुए एक ऐसा एरिया था जो रेवेन्यू लाइन था। अब एनसीआर में कोई रेवेन्यू लैंड हो तो उसकी क्या स्थिति अगर हो सकती है, अगर वो एकदम कमर्शियल एरिया में हो। मैं बधाई देना चाहूंगा नरवीर सिंह जी, तो उस समय उन्होंने कहा था, हमने हरियाणा सरकार को पहल करी और मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 100 किलोमीटर अरावली के एरिया को परमानेंट फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने किया। मुझे लगता है सबसे पहली पॉलिसी इंटरवेंशन है। इससे बड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सब चिंता तो किया करते थे, परेशानी तो किया करते थे,
लेकिन 97 किलोमीटर एरिया को जो रेवेन्यू था, जो एनक्रोचमेंट का शिकार था, सबसे ज्यादा इलीगल माइन वही थी। उसका जो एकमात्र सबसे बढ़िया पॉलिसी इंटरवेंशन हो सकता था वो इसको परमानेंट फॉरेस्ट में कन्वर्ट करके प्रोटेक्टेड एरिया में लाया जाए, और इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन हमको ये काम करने को प्रेरित करता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 6-7 साल पहले जब मैं राज्यसभा का सदस्य था तो अजमेर पूर्व में हमारी विधायक अनीता बघेल ने मेरे को कहा, वहां एक यूआईटी की कॉलोनी थी नाका मदार, लगभग 20 बीघा जमीन को उन्होंने कहा कि क्या हम इसको कोई वन में क्रिएट कर देते हैं। तब मेरे को भी लगा और मैंने अपने एमपी लेड फंड से उस वहां पे वन को विकसित किया। और जब मैं मंत्री बना तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि हमको शहरों में अर्बन स्पेसेस में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। उस समय हमारे गोयल साहब भी डीजी थे, उनसे जस्ट पहले, और उस विषय को विचार करते करते हमने नगर वन योजना को इम्प्लीमेंट किया। और नगर वन योजना को इम्प्लीमेंट करते ही जब माननीय पीएम साहब का विजन आया कि अरावली को भी, ये देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और ये पर्वतमाला भारत के इतिहास की साक्षी रही है। इस पर्वतमाला में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस पर्वतमाला में हमारी दिल्ली के रायसीना से लेकर के और ठेठ गुजरात तक अनेकों महल, अनेकों किले, अनेकों रिलीजियस प्लेसेस, अनेकों शहर, इस पूरे इकोसिस्टम में लाखों साल से मनुष्य के लिए आश्रय स्थल बने हैं। लेकिन इस पर्वतमाला का संरक्षण होना आवश्यक है और इसलिए फॉरेस्ट मंत्रालय ने इसके रिजर्व एरिया को लेकर के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को शुरू किया। और फरवरी 24 में यहां पर हमारे फॉर्मर डीजी भी बैठे, इसकी पूरी डीपीआर तैयार की गई। फिर सुशील अवस्थी जी आए तो हम लोगों ने उदयपुर में, एक्चुअल में तो हमारे 29 डीएफओ हैं लेकिन 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स भी क्रिएट हो गए, अलवर में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हो गए, गुड़गांव में से एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गया। तो हम लोगों ने उदयपुर में इसकी कॉन्फ्रेंस करी और भारत सरकार में जो यूएनसीसीडी में प्रधानमंत्री जी ने जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए हिंदुस्तान की 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड के रेस्टोरेशन का जो एक एम्बिशियस प्लान हमारी मिनिस्ट्री को दिया, उसके अंतर्गत हम लोगों ने भी अरावली के 6.45 डिग्रेडेड लैंड को पहचान के उसमें 2.70 ये डिग्रेडेड लैंड को वापस से ग्रीनिंग करने के प्रोग्राम को अरावली ग्रीन प्रोग्राम में शुरू किया। और इसलिए हमने उसमें लगभग 88,000 हेक्टेयर गुजरात का, 3,000 हेक्टेयर दिल्ली का, 24,000 के लगभग हेक्टेयर हरियाणा में, और राजस्थान में हमने ज्यादा 7 लाख हेक्टेयर की पहचान करी, जिसमें से हमने डिग्रेडेड के काम को शुरू किया। और जो 29 के 29 हमारे अरावली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सब में हमारे डीजी फॉरेस्ट जो भी, जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया, उन्होंने इस पे बहुत पूरे तरीके से लोकल जो स्पीशीज जिसके लिए राव नरवीर सिंह जी कह रहे थे, क्योंकि हमारा ग्रीष्म और शुष्क किस्म का जलवायु है, जिसके अंतर्गत बेल, पीपल, बर्ड, ढाक, दहेड़ा, ये जो पौधे लगते हैं, नीम, इसके लिए हम लोगों ने
हर जगह नर्सरी बनाने की शुरुआत करी। और मुझे ध्यान है कि पिछली बार भी आपके फाउंडेशन ने एक वर्कशॉप घोलसी में आयोजित करी और घोलसी की उस वर्कशॉप में भी मैं गया था और हमने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, शिक्षा संस्थाओं को जोड़ने का काम किया। एक ही वर्ष में हम लोगों ने 16 नगर वन भी स्वीकृत किए। मुझे ध्यान है भिवाड़ी जैसी जो मोस्ट इंडस्ट्रियल प्लेस है, वहां पर पूरी पहाड़ी को हमने बाबा मोहनराम नगर वन के रूप में लगभग 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। यहाँ पर अलवर का जो एकदम शहर के साथ आते हैं वहां भूरा सिद्ध के स्थान पे और जो ऊपर कट्टी घाटी जाता है जो बिल्कुल डिग्रेडेड था, वहां पर लगभग हमने 2 लाख पेड़ लगाए। और उसके बाद हमारी मंत्रालय ने कहा कि इसके अंतर्गत हम लोग अगर कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग, एनजीओ क्षेत्र के लोग अगर आते हैं तो उनको ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने का हम लोग एक माध्यम बना सकते हैं। ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ग्रीन अरावली एक बड़ा हमारा इंटरवेंशन प्रोग्राम था, अरावली के एरिया को खासकर एनसीआर में ये 97 किलोमीटर को हमने जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में रेवेन्यू को पूरा रिजर्व किया, ये एक बड़ा इनिशिएटिव पीएम साहब के विजन से था। तीसरा जो बड़ा विजन था ये नगर वन लगाने का विजन था। चौथा जो बड़ा विजन था वो अरावली के हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोकल स्पीशीज है उसके हिसाब से नर्सरी लगाने का हमारा ये विजन था। और उसके बाद एनजीओ से लेकर के कॉर्पोरेट सेक्टर को लेने के लिए हम लोग ग्रीन क्रेडिट फंड स्कीम लेकर के आए और आज भी ये स्कीम मंत्रालय के वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। अगर इसमें आपको कोई फर्दर जानकारी चाहिए तो कभी भी मंत्रालय के लोगों से आकर के